If a bar magnet is cut in half, it will become a monopole, unmagnetize the same magnet or magnet of less strength. ये एक बार मैग्नेट है और आप जानते हैं कि मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर इसको बीच में से काटा जाए तो क्या होगा? पहली ऑप्शन है कि क्या ये मोनोपोल बन जाएगा? मोनो मीन्स वन, यानी एक पोल वाला। नहीं, क्योंकि मैग्नेट कट होने पे ऑटोमेटिकली अपना दूसरा पोल बना लेता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं है। क्या ये अनमैग्नेटाइज हो जाता है? नहीं, क्योंकि इसके पोल्स हैं और ये मैग्नेट ही रहा। ऑप्शन सी है कि ये सेम मैग्नेट रहा। नहीं, क्योंकि नज़र आ रहा है कि दो छोटे मैग्नेट्स बन गए हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस कि मैग्नेट ऑफ लेस स्ट्रेंथ बन गए हैं। मैग्नेट तो रहे हैं, दो छोटे मैग्नेट बन गए हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी लेस होगी। विच वन इज़ द क्विकेस्ट मेथड टू मैग्नेटाइज अ मटेरियल? ए, स्ट्राइक द हैमर। देखें, अगर इसको स्ट्राइक करेंगे तो एक तो ये वीक किस्म का मैग्नेट बनेगा, अनरिलायबल होगा, और कभी कभार इस तरह ठोक बजाने पे उसकी डीमैग्नेटाइजेशन भी हो जाती है कि जितना आपने मेहनत कर करके उसको मैग्नेटाइज किया था वो ख़त्म हो गई। तो ये ऑप्शन तो नहीं है। बी, मूविंग इनटू मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी एलिमेंट को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लेके आएँ तो वो क्या मैग्नेट फ़ौरन बन जाएगा? नहीं, उसको बहुत अरसे तक लाएंगे, बहुत मेहनत करेंगे, तब जाके इसके अंदर थोड़ी सी मैग्नेटाइजेशन की क्वालिटीज़ आएंगी। तो ये बहुत स्लो मेथड है, नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन, लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं है। सी, स्ट्रोकिंग द ऑपोजिट पोल, यानी एक परमानेंट मैग्नेट लिया आपने और उसको एक स्टील बार के ऊपर एक तरफ से रगड़ना शुरू किया, दूसरी तरफ लाते रहे, बार बार रगड़े, बार बार रगड़ें, तो जाहिर है इससे मैग्नेटाइजेशन हो तो जाएगी, लेकिन बहुत स्लो होगी और बहुत ज़्यादा स्ट्रोक्स की ज़रूरत होगी। ज़्यादा ये क्विकेस्ट मेथड नहीं है, हमें तो क्विकेस्ट मेथड चाहिए। तो क्विकेस्ट मेथड है पुटिंग इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉयल, कि ये हम लोगों ने बैटरी के साथ एक तार या कॉयल ली है, इसको यूं यूं करके घुमाया है, इसके अंदर आप किसी भी मेटल को रख दें, जैसे कि ये हम लोगों ने एक रखा है आयरन, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये फास्टेस्ट मेथड है एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड है, पुटिंग इनसाइड अ करंट कैरिंग कॉयल। तो ये होता क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बिफोर मैग्नेटाइजेशन जितने भी इसके डोमेन्स थे वो मिस अलाइंड थे, कोई राइट है कोई लेफ्ट है। जब हम लोगों ने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया है, यानी इसको करंट कैरिंग कॉयल में से गुजारा है, तो इसके सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए हैं, मैग्नेटाइज हो गए हैं। Earth's magnetic field intensity is constant everywhere, very high at equator, very low at poles या varies place to place। ये तो बहुत ही आसान है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पे ज़्यादा क्राउडेड हैं जबकि बाकी जगहों पे कम हैं, लिहाजा ऑप्शन ए तो रॉन्ग है कि कांस्टेंट एवरीवेयर। ऑप्शन बी, वेरी हाई एट इक्वेटर, ये भी फॉल्स है, इक्वेटर पे तो लेस हैं बहुत। ऑप्शन सी, वेरी लो एट पोल्स, ये भी फॉल्स है, पोल्स पे तो बहुत हाई है, कंसनट्रेटेड है वहाँ पे, स्ट्रॉन्ग हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट चॉइस कि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। द कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, स्पिनिंग ऑफ अर्थ, पुल ऑफ द सन या मोशन ऑफ आइंस इन द कोर। ऑप्शन ए रोटेशनल मोशन, जबकि ऑप्शन बी में स्पिनिंग मोशन, ये दोनों एक ही चीज़ हैं। गालबन ऑप्शन ए में रेवोल्यूशनरी मोशन लिखना था, जो कि ऐसा होता है कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हो, और रोटेशन को स्पिनिंग मोशन भी कहते हैं इस तरह। बट स्पिनिंग, रोटेशन, रेवोल्यूशन ये मैग्नेटिक फील्ड को हेल्प तो कर सकती हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती हैं। मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्जेस यानी आइंस की वजह से प्रोड्यूस होती है। इसी तरह पुल ऑफ द सन की वजह से तो समुंदर में टाइड्स पैदा होती हैं। जैसे ये सूरज है, ये ज़मीन के ऊपर मौजूद पानी को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से टाइड्स, ऊंची लहरें पैदा होती हैं। इसका भी मैग्नेटिक फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लिहाजा मोशन ऑफ द आइंस इन कोर, यस यही राइट आंसर है। अर्थ की कोर में चार्ज पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक करंट और रिजल्टेंटली मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। इस पिक्चर को देखें तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये अर्थ की कोर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, मूव करते हैं, और इसी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह आ रही होती है। मटेरियल विच इज़ द बेस्ट फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट, सॉफ्ट आयरन, निकल, कोबाल्ट या स्टील। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तकरीबन हर साल आ जाता है ये क्वेश्चन। परमानेंट मतलब जो मुस्तकिल हो, हमेशा मैग्नेट ही रहे, जैसे कि
ये सब। स्टील इज़ द राइट आंसर, क्योंकि स्टील इज़ हार्ड, इसीलिए इसको बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी यूज़ करते हैं, सरिया वगैरह। इट इज़ एन एलॉय, यानी इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन मटेरियल, ख़ास तौर पे बनाया जाता है। इसको मैग्नेटाइज करना डिफ़िकल्ट होता है, मगर एक बार हो जाए तो फिर ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिटेन रखता है। जबकि सॉफ्ट आयरन, निकल और कोबाल्ट ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इनको इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी टेम्परेरी मैग्नेट भी बनाया जा सकता है, बिलखुसूस सॉफ्ट आयरन को। ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन की तरह है, सिवाय इसके कि इस बार परमानेंट मैग्नेट की जगह पूछा जा रहा है कि कौन सा मटेरियल बेस्ट है फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो वही सब दोबारा शो करता हूँ। स्टील तो हार्ड है, इसलिए परमानेंट मैग्नेट के लिए यूज़ होता है, लिहाजा ये नहीं है। बाकी तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेट बन तो सकते हैं, मगर निकल और कोबाल्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने के बाद कुछ अर्सा अपनी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट रिटेन रखते हैं, यानी उनको उतना टेम्परेरी नहीं कहा जा सकता। जबकि सॉफ्ट आयरन को सॉलिनॉइड्स जिसमें करंट पास हो रहा हो में कुछ देर के लिए रखें तो फ़ौरन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ले लेते हैं, और जब करंट रिमूव करें तो दोबारा नॉर्मल हो जाएंगे। इसलिए सॉफ्ट आयरन इज़ राइट चॉइस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। A sensitive magnetic material is to be shielded by external magnetic field. It should be kept inside a box of wood, plastic, steel या soft iron. देखें, सेंसिटिव मैग्नेटिक मटेरियल यानी वो मटेरियल जिसके अंदर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन गुजरे तो वो ख़राब हो सकता है, उसको बचाने की ज़रूरत है मैग्नेट के करीब रखने से। तो पहले मैं इसको डायग्राम से परमिएबिलिटी समझा दूँ। देखें, स्टील की परमिएबिलिटी लेस है, वो परमिट नहीं कर रहा कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर आ जाएँ, ठीक है। लिहाजा जो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी उसी में जा रही हैं। जबकि इसके मुकाबले में सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी ज़्यादा है, वो परमिट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से गुजरें। लिहाजा हम अगर किसी जगह पे चाहते हैं कि वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना गुजरें, तो उसके दाएं बाएं हम लोगों ने क्या रख देना होगा, सॉफ्ट आयरन, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से गुजर जाएँ। फ़र्ज़ करें इस एरिया को शील्ड करना है, तो इसके इर्द गिर्द ऐसा शील्डिंग मटेरियल साइडों पे रख दें कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेफ़्ट साइड से मिसाल के तौर पे आ रही हैं तो वो उसमें से गुजर कर आगे चली जाएं, बजाय इसके कि सीधा चली जाएं। तो ये देख लें, ये शील्डिंग एरिया था, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही थी जिन्होंने सीधा जाना था, लेकिन इसमें जाने के बजाय जो साइडों पे हम लोगों ने ऐसा मटेरियल रखा जो कि परमिट कर रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसमें से गुजरें, यानी उसकी परमिएबिलिटी ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से ये एरिया शील्ड हो गया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजर सकी। तो बेसिकली इन सब चीज़ों में सॉफ्ट आयरन की परमिएबिलिटी ज़्यादा है, तभी तो इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट और शील्डिंग के लिए यूज़ करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फारदेस्ट एट पोल्स, इंटरसेक्ट ईच अदर, आर क्लोज्ड, डू नॉट पास इन वैक्यूम। इसको भी डायग्राम से समझें। आर फारदेस्ट एट पोल्स, नो, क्योंकि पोल्स पे तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इंक्रीज हुई हुई है और करीब करीब हैं लाइंस। ऑप्शन बी, इंटरसेक्ट ईच अदर, ये भी गलत है, चाहे जितनी भी करीब हों पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ऑप्शन सी, आर क्लोज्ड, ये सही है। आप देखें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पूरा लूप बनाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से शुरू होकर साउथ तक जाती हैं और फिर अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऑप्शन डी, डू नॉट पास इन वैक्यूम, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो पास होती हैं। When two current carrying wires in the same direction are placed parallel near each other, due to magnetic field produced by each wire, they repel each other, attract each other, have no effect on each other, या stop moving the current through them। इस क्वेश्चन को इस डायग्राम से समझें। ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में घूमेंगी, जिसको राइट हैंड रूल कहते हैं। राइट हैंड रूल में क्या होता है कि आप अपने हाथ की 4 उंगलियों को इस डायरेक्शन में कर्ल कर लें या थंब को इस डायरेक्शन में रखें जिसमें करंट जा रही है, तो ऑटोमेटिकली आपकी उंगलियां उस डायरेक्शन में कर्ल हो जाएंगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो अगर दोनों करंट्स एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो सेम डायरेक्शन, सेम टीम, अट्रैक्ट ईच अदर, लेट्स वर्क टुगेदर। तो ये मिलकर काम करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर इसके बरक्स करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होती, ऑपोजिट टीम्स, तो रिपल करती है एक दूसरे को,
जबकि ऑप्शन सी और डी तो बिल्कुल यूजलेस हैं कि हैव नो इफेक्ट ऑन ईच अदर, स्टॉप मूविंग द करंट थ्रू दैम, ऐसा नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल्स इज फेरोमैग्नेटिक, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम या निकल। पिछले क्वेश्चंस में हम देखते आ रहे हैं कि आयरन, निकल और कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक मटीरियल्स हैं, तो यहाँ हमारे पास इनमें से निकल की ऑप्शन गिवन है, तो यही राइट आंसर है। Study with me, a learning experience.